मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये मुसाफिर उर्दू नावल के पहले हिस्से के चंद आखिरी सफ़हात हैं जो किसी वजह से मिस हो गए थे। हमारे मुअज़्ज़िज़ सामे हसनैन रज़ा भाई ने इस पर तवज्जो दिलाई, लिहाजा हम इन्हें अलहदा से अपलोड कर रहे हैं। लिहाजा मुअज़्ज़िज़ सामीन से गुजारिश है कि इसे पहले हिस्से के बाद और तीसरे हिस्से से पहले सुन लीजिए। हम अभी चाय पी ही रहे थे कि बिजली चली गई। 400 पुरस्कूत अंधेरा तारी हो गया। गांव की फिजा जब अंधेरा पकड़ती है तो इतनी पुरस्कून हो जाती है कि सागर की बेमौज नींद का सा गुमा उभरने लगता है। कहीं कोई मेंढक या झिंगा टराता है तो कई फरलांग तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हमने ड्रामे की वजह से बिजली के आने का कुछ देर इंतज़ार किया, मगर ना आई तो डॉक्टर ने कहा चलकर बाहर बैठते हैं, कमरे में मेरा दम घुट रहा है। मैंने चारपाई निकालकर सेन में बिछाई, वो सिराने की जानिब, जबकि मैं पैंती पर बैठ गया। अचानक सिया बदली की ओर से चांद झांकने लगा और देखते देखते अपनी पूरी रोशनी समेत आश्कार हो गया। सफ़ेद रेशमी चादर जैसी चांदनी में डॉक्टर मुनव्वर के खदोखाल साफ दिखाई दे रहे थे। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो बेहद खूबरू इंसान था। मैं सोचने लगा कि ऐसे आदमी ने अब तक शादी क्यों नहीं की, हालांकि वो जिस लड़की को चाहता अपनी नौकरी और शख्सी जाज़बियत की बदौलत हासिल कर सकता था। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा होने के बावजूद वो पुरकशिश था और चाहता तो अभी भी इसे खूबसूरत बीवी मिल सकती थी। इसने मेरे इन हमाक को ताड़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रहे हो? मैं चौंक गया। शाहजी, एक बात पूछूं? ज़रूर। आपका घर कहाँ है? मैंने पूछा। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे घूरा। मैं गड़बड़ा गया। मेरा कहने का मकसद है कि आप घर क्यों नहीं जाते? छुट्टियाँ भी यहीं गुजारते हैं और ईदें भी। क्या आप अपने घर वालों से नाराज़ हैं? आंखों का मुश्तिल अलाव सिमट गया। तंज़िया मुस्कुराहट आहिस्तगी से अफसुर्दगी में तब्दील हो गई और माहौल में नामानूस खामोशी छा गई। वो होंठ भींचे बड़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मेरा कोई घर नहीं है। घर वाला? मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा। जब घर ही नहीं तो घर वाला कौन होगा? मैंने अचंभे से इसे देखा और कहा, यह किस तरह मुमकिन है? वो मजबूरन मुस्कुराया। तुम्हारे माँ बाप फौत हो गए हैं, अल्लाह ना करे तुम्हारी बहन भी फौत हो जाए तो तुम क्या कहोगे? यही कहोगे ना, तुम्हारे घर वाले नहीं हैं। मैंने जल्दी से कहा, चाचा चिराग, चाची फरजाना और शानू तो होंगे ना। उसके लबों पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट रक्सा हो गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं शहरयार, माँ जाए भी तो अपने नहीं होते, दिल में बसने वाले भी तो अपने नहीं होते। तुम रिश्तेदारों की बात करते हो, ये झूठे रिश्ते हैं। यही लोग तो मुनाफिकत का कारोबार करते हैं, जीते जी मारने के लिए बेचैन रहते हैं। मैंने इख्तलाफ किया, नहीं शाहजी, मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं। वो मुझसे और मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। महज धोखा बहलावा, हकीकत में कुछ नहीं। उसकी आवाज़ बड़बड़ाहट में तहलील होकर गुम हो गई। मैंने सोच कर कि इसके माँ बाप फौत हो गए हों और रिश्तेदारों ने किसी मोड़ पर उसे बेवफाई या बेइतनाई का दुख दिया होगा, दुख से कहा, फिर आप शादी ही कर लेते हैं। वो बोरियत भरे लहजे में बोला, आज तुम कैसी बातें ले बैठे हो शहरयार, फजूल तज़किरा छोड़ो, कोई अच्छी सी बात करो। मैं खामोश हो गया। आदतन चारपाई के बान के साथ उलझता रहा और डॉक्टर शाहजी के बारे में सोचता रहा। एक तवील तवक्कुफ के बाद वो अज खुद गोया हुआ। हर इंसान की तरह मैं भी इस दुनिया में तन्हा आया था, मगर मेरा दुख इस लिहाज से जुदागाना रहा कि मैं अपनी मुकम्मल तन्हाई की गोद में पला बढ़ा। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कभी अपनी नस्ल बढ़ाने की तमन्ना है। आज मैं तन्हा हूँ तो खुश हूँ। जब कुछ अरसा के लिए तन्हा नहीं था तो मैंने बहुत सारे दुख देखे थे। इसका लहजा अचानक गैर मामूली हद तक सख्त हो गया और फिर मुझे जुर्रत न हुई कि बात को आगे बढ़ाता। हमारे दरमियान काफ़ी देर के लिए खामोशी ओढ़ कर आई। मैं कभी कभी नज़र उठा के इसे देख लेता। वो मेरे और आसमान पर चमकते चांद के दरमियान हाइल था। इसके वजूद के गिर्द रोशनी का सफ़ेद हाला कायम था जो इसके वजूद की अहाती निशानदेही कर रहा था। ऐसे में वो बड़ा पुरस्कार और अजीब लग रहा था। आखिर मैंने ही इस असाब शिकन सकूत को तोड़ा और आहिस्तगी से कहा, शाहजी, मेरा जी चाहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। ये भी जी चाहता है कि बहुत सारा पढ़ूं, इतना जितना आपने पढ़ रखा है, मगर क्या करूं? चाचा कहता है कि मैं शहर चला जाऊं या कोई काम करूं। यहाँ ऐसा कोई काम दिखाई नहीं देता। शहर से दिल डरता है। आप कहें क्या करूं? मुझे तुम्हारी या किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंसानों को दूध पिलाया और अपने रगों में जहर उतरता महसूस किया। उन खुश नसीबों को नहीं देख पाया जिनके हाथों दूध पीकर जवान होने वाले सांप अपनी जहर चुका सरिश्त भूल जाते हैं। तुम वही करो जो तुम्हारा चाचा कहता है। वो तुम्हारे बारे में वाकई फिक्रमंद है। परसों मुझसे भी कह रहा था कि शहरयार को कहीं जाकर काम वाम करना चाहिए ताकि गाड़ी चल सके। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखो ना, वो बूढ़ा आदमी है,
آج نہیں تو کل اس کے ہڈ پیر جواب دے جائیں گے اور تمہیں گھر کا بھار اٹھانا پڑے گا۔ آج اٹھا لوگے تو کل تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ کیا تمہارا کوئی جاننے والا شہر میں نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کام وام جانتے ہو؟ میں کوئی کام نہیں جانتا، مگر میں نے سوچ کر کہا خالے سے ڈرائیونگ سیکھ رکھی ہے پر ابھی لائسنس نہیں بنا۔ اس نے کہا اور کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم ہو گیا۔ ناخن سے چارپائی کی چوبی بانہ کو کھرچنے لگا۔ میرا ایک جاننے والا ہے شہر میں، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا، پھر چارپائی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اپنے سینے کے گھنیرے سیاہ و سفید کھچڑی بالوں میں کھجلی کرنے کے انداز میں ہاتھ پھیرنے سے بولا، تم ایسا کرو کہ اس کے پاس چلے جاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کس کے پاس؟ اس کے پاس، وہ ایک ہے میرا دوست، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اس کا بیانیہ بے ربطگی کا شکار تھا۔ کہاں، ملتان میں؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، لاہور میں، اس نے کہا۔ میں قدرے مایوس ہو گیا۔ نہیں شاہ جی، پروین اکیلی رہ جائے گی، رو رو کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ میرا شانہ تھپکتے بولا، جب کام کرنے اور کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پھر قریشی موڑ کیا اور لاہور کیا، وہاں تم سوکھے رہو گے۔ بڑا شہر ہے، زیادہ مزدوری ملے گی اور کام بھی آسانی سے مل جائے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ نہیں شاہ جی، تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اگر 40-50 ہزار روپے مل جائے تو میں قریشی موڑ پر دکان کھول لوں گا تاکہ میں روزانہ شام کو گھر آ جایا کروں۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ شاہ جی کے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ ایک پل کو سہارا ابھرا کہ اپنے مال مویشی بیچ دوں، ساتھ اس ناتواں سارے سے ہاتھ پھسل گیا۔ مال مویشی بیچ دی تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ گھر کی گزر بسر کہاں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ بیچنے کو نہیں تھا۔ ماں کے چھوڑے ہوئے چند گہنے تھے جنہیں بیچنے کی بات سن کر پروین کمر کے بل جا گرے گی اور کبھی نہیں اٹھے گی۔ شاہ جی نے اپنا سوال دہرایا۔ شہریار، تم نے بتایا نہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ چاچا کہہ رہا تھا کہ وہ حیات خان سے ادھار مانگے گا۔ مجھے حیات خان سے توقع نہیں ہے۔ توقع تو مجھے بھی نہیں تھی، تبھی کہا، شاہ جی آپ کو راہ دکھائے نا، سوچوں گا پھر کہہ سکوں گا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 11 کے لگ بھگ اسے نیند ستانے لگی تو میں نے گھر کا راستہ لیا۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے آنے یا نہ آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سوائے ہماری برادری کے چند بڑے گھروں، جیت شاہ کے مزار اور سرکاری ہسپتال کے، کسی کے گھر تک بجلی نہیں پہنچی تھی۔ بدقسمتی سے یہ سرکاری اجالے ہمارے دسترس سے کہیں دور تھے۔ سردار حیدر خان نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر گھر گھر میں بجلی پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، بڑھ چڑھ کر تقریریں کی تھی، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی نورپور آتا، لوگ وعدے کی تکمیل کا مؤدبانہ تقاضا کرتے، مگر ابھی تک وعدہ وفا نہیں ہوا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اردو ناول مسافر کی باقی کہانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ اس کہانی کا تیسرا حصہ سن سکتے ہیں۔